वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस डॉक्टर रवि सिंह। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आप सबके चाहते डॉक्टर रवि सिंह। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और निफ्टी ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन एक अच्छा रुझान जो है बाजारों में बना हुआ है नए साल के उपलक्ष्य पर। अब आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? निफ्टी के लेवल्स आप क्या टारगेट कर रहे हैं फॉर 2026? और बैंक निफ्टी में जो एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है उसके बाद आप क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। और बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इस समय मार्केट तो ऐसा है कि आपको कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, लेकिन अगर आप मार्केट को अगर बहुत वॉच कर रहे हैं क्लोजली तो आपको शायद उतना ही कॉन्फिडेंस वीक भी करेगा। उसका रीज़न है क्योंकि थोड़ी वोलेटिलिटी अब बढ़ सकती है। और चूंकि अब आगे बजट सेशंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो पहले से देखना शुरू हो जाएगा। लोअर साइड पर अगर देखते हैं तो निफ्टी में 26,100 टू 26,050 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से होंगे। और आज चूंकि एक्सपायरी का डे है, थोड़ी वोलेटिलिटी हो सकती है। सेकेंड हाफ के बाद वापस से रिवर्सल का आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अपर साइड पर रेजिस्टेंस होगा 26,250 का। और लोअर दूसरा रेजिस्टेंस अगर देखते हैं तो 26,280। ये बीच के रेजिस्टेंस में आपको थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर अच्छा है। बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी की तरफ अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ज्यादा, आपने पहले ही कहा, यहाँ पर स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है। एंड ओवरऑल इस समय अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी 60,600 तक अभी मोमेंटम पर जा सकती है। लोअर साइड पे सपोर्ट देखें तो 59,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बाइंग बाइसनेस के साथ मार्केट पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और रुके हुए हैं तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा। रिलायंस पे क्या खबर है सर? रिलायंस आज 5% नीचे है 2 दिन में। कल एक नया ऑल टाइम हाई टच करके उसके बाद सपाट 6% नीचे। क्या करना है? देखिए, जस्ट अभी इस प्रोग्राम को स्टार्ट होने से पहले भी मेरे पास वही क्वेरी आया था और मैं भी उसी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। जो अभी तक समझ में आया वो शायद मेरे ख्याल से न्यूज़ पर उतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। शायद इन लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न यहाँ पर ऐसा वीकनेस का या फिर ऐसा कोई साइन नहीं दिखा रहा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपरी स्तर से शायद प्रॉफिट बुकिंग ही आपको देखने को मिल रही है, या फिर थोड़ी देर और वेट करें, शायद कुछ डिटेलिंग यहाँ पर नजर आए। बट फिलहाल स्ट्रांग है स्टॉक, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा करेक्शन के संकेत नहीं है। 1480 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, तो ऐसा पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। एचडीएफसी बैंक में गिरावट पे क्या करना है और ट्रेंड पे 8% की गिरावट के बाद क्या करना है, दोनों ही स्टॉक्स? देखिए, एसडीएफसी में तो आप एकोमोलेशन कर सकते हैं, बिकॉज जो 950 का लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 920 का सपोर्ट है, फिर 880 का सपोर्ट है। और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है एसडीएफसी थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर देगा। दूसरी तरफ ट्रेंड की बात करें, मुझे लगता है एग्जिट होना ज़्यादा समझदारी है इन लेवल से, क्योंकि यहाँ से भी गिरावट और बढ़ सकती है। 3600 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बेटर है कि यहाँ पर आप एग्जिट कर लीजिए। इस गिरावट को एक जो है वो स्टार्टिंग गिरावट के हिसाब से देखें, यहाँ से भी अभी गिरावट और बड़ी बाकी है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं। और पहला आज हमारे व्यूअर जो है वो है अनुज सिंह जी। उनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर है, 836 की रेट पे है। 1 साल पहले खरीदे थे और 1 साल तक और रख सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ से टारगेट क्या हो सकता है? एक अच्छे मुनाफे पे बैठे हुए हैं, 836 की खरीद है और आज 1000 के पार है। 1018-20 के आसपास का लेवल है। क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक को तो वैसे भी एकोमुलेशन करना चाहिए। लॉन्ग टर्म टारगेट देखते हैं तो मुझे 1200 के दिखाई देते हैं, और इस समय अभी 1018 के चल रहा है। लोअर साइड पर मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन दिख सकता है वो 880 टू 900 का दिख सकता है। तो 1:2 का रेशियो काफी अच्छा है। 1:3 तक जा सकता है। 1250 के टारगेट अब आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बुल रन पे एंजॉय करना चाहिए और बैठना चाहिए। अगला सवाल जो है वो हेमंत जी का है। वो पूछते हैं 1 साल के लिए अंबुजा सीमेंट और साउथ इंडियन बैंक के बाइंग प्राइस क्या हो सकता है? कहाँ पे बाय करना चाहिए दोनों ही स्टॉक्स को अगर 1 साल के लिए खरीदना हो तो?
देखिए, एक साल के लिए अगर मुझे स्टॉक खरीदना है तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव चलूंगा, लेकिन हाँ, करंट लेवल पर यहाँ पर जो अभी के लेवल चल रहे हैं आप इन पे दोनों पे फोकस करिए, और 20-30% पोजीशन एंट्री जरूर करिए। 560 और दूसरे साइड पे जाते हैं तो 540 के लेवल्स आपको देखने को मिले, वहां पर ले सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो मुझे लगता है कि 40 और 38 के बीच के लेवल मिले तो ज्यादा सेफ्टी है, लेकिन फिलहाल अगर आप लेना चाहते हैं तो 20-30% पोजीशन की एंट्री जरूर करें। और आने वाले टाइम पे साउथ इंडियन बैंक करीब 52 रुपए तक जा सकता है, और जहां तक अंबुजा सीमेंट की बात है 650 से ऊपर के रेट देखने को मिलेंगे। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है सभीना भूषण जी का। वो पूछती है अमांथा हेल्थ केयर के बारे में। 130 एट द रेट ऑफ 200 शेयर्स होल्ड करूं या एग्जिट? देखिए, इस समय अगर मैं अमाथा हेल्थ केयर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बेटर है आप एग्जिट कर लीजिए, इसकी जगह पे दूसरी स्टॉक्स की तरफ मूव करें, वो ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, हितेश पारेख का सवाल है। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास ट्रेंट एंड अटलांटा इलेक्ट्रिकल ट्रेंट एंड अटलांटा इलेक्ट्रिकल की फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या, दोनों ही स्टॉक्स पे? देखिए, अभी दोनों एक पे तो चर्चा हो ही रही थी। ट्रेंड को बिल्कुल बाय नहीं करना, 38-3600 के लेवल्स आ सकते हैं, जस्ट अवॉइड। और जहां तक दूसरे स्टॉक की बात करें, अभी अटलांटा घूमने में आपके लिए टाइम है, थोड़ा सा वेट करिए, अभी इन लेवल्स पर खरीदारी मत करिएगा, नहीं तो फंसते हुए से नजर आएंगे, क्योंकि रेट काफी बुल रन की तरफ बढ़ गए। अगर बाय करना है तो 860 के आसपास के जो है लेवल, वो रिस्क और रिवॉर्ड में ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, जस्ट अवॉइड एट करंट मार्केट प्राइस। मिस्टर मौर्या का सवाल है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे इनका सवाल है। 64 रुपीज़ की इनकी खरीद है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि टारगेट क्या हो सकता है, और एक अच्छा मोमेंटम हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी देखा है। क्या करना चाहिए और टारगेट क्या हो सकता है अगर ये लंबी अवधि के लिए होल्ड करें तो? हाँ, देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट पे जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 92-95 के हैं, और इस समय जो 84 या 80 के लेवल्स हैं यही इसके बेस लेवल है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे करके एकोमुलेट करना चाहिए, बाय की पोजीशन बनानी चाहिए, और एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको स्टॉक में एंट्री रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, आप सोचते हैं थोड़ा सा अभी खरीदा और कल प्रॉफिट आ जाए, तो वो ये स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक ऐसा है कि जो कि आपको डिप पे भी कॉन्फिडेंस देता है कि आपको एवरेज करना चाहिए। और हायर जोन की बात करें तो आपने रिसेंटली इसके पहले 62 और 65 के बीच में कंसोलिडेशन बहुत दिनों तक देखा, एक बार में 80 रुपए तक पहुंचा है। तो ये थोड़ा सा एक मोमेंट्री ट्रेड के लिए नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से अच्छा है। ओके, अगला सवाल जो है वो है शकीब खान जी का। वो पूछते हैं उनके पास 1000 शेयर है अडानी ग्रीन के एट द रेट ऑफ 930 रुपीज ईच, कैन आई एवरेज इट आउट? देखिए, फिलहाल अगर करंट लेवल पर देखें तो मुझे एवरेज करने का भी अभी स्कोप नहीं दिखाई देता। अदानी ग्रीन एनर्जी से ज़्यादा बेटर है कि आप अदानी पावर पर शिफ्ट हो जाएं, वो ज़्यादा स्ट्रांग, ज़्यादा स्ट्रेंथफुल दिखता है, लेकिन फिलहाल ये नहीं दिखता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए, और अगर शिफ्टिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं, और नाम नहीं पता मुझे, उन्हें नाम लिखा नहीं है। ग्रो में बाइंग कर सकते हैं क्या? क्या ग्रो का फ्यूचर में एंजल वन की तरह परफॉर्मेंस होगा? आपसे पूछ रहे हैं क्या ग्रो में बाइंग कर सकते हैं, और क्या ग्रो का जो फ्यूचर है और परफॉर्मेंस वो एंजल वन की तरह होगी? देखिए, एंजल वन को अगर कंपैरिजन करें, ग्रो को कंपैरिजन करें, तो मुझे ऐसा ग्रो में बहुत ज़्यादा कुछ इन लेवल से एक अट्रैक्शन नहीं दिखाई देता। उससे ज़्यादा शायद मेरे ख्याल से अगर आप ग्रो, एंजल वन और आनंद राठी को कंपैरिजन करें तो शायद आनंद राठी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देगा। लेकिन बट फिलहाल मैं यही कहूँगा कि अभी इन तीनों स्टॉक से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। इस समय बजट का मूड है, बजट की इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, तो चाहे आप फार्मा सेक्टर से हो या फिर एफएमसीजी काउंटर से हो या बैंकिंग काउंटर हो, उसकी तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, आपने अब नाम भी ले लिया बजट का और अपने सेक्टर से बता दिए, फार्मा, बैंकिंग। आप बजट से पहले क्या सलाह देंगे? इन तीनों सेक्टर्स जो आपने नाम लिए हैं उनमें से क्या क्या खरीदना है?
देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे थोड़ी देर पहले ही, एसबीआई की आपने चर्चा करी थी। हम्म। आईसीआईसी बैंक सेकंड नंबर पर, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। हम्म। और एचडीएफसी थोड़ा कम है, लेकिन बट डिप पर यानी 920 930 के आसपास ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। तो मुझे लगता है एक एक करके स्टॉक्स ऐसे आते रहेंगे और हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। 3 स्टॉक्स बैंकिंग काउंटर्स है जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। आबिद का सवाल है, वो पूछते हैं प्रीमियर एनर्जी के बारे में। लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या? इट्स अ गुड लेवल टू स्टार्ट, इज इट? आई मीन ही इज आस्किंग, क्योंकि प्रीमियर एनर्जी, वारे एनर्जीज, इन दोनों की ठुकाई अच्छे से हुई है पोस्ट दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द एफएनओ डेरिवेटिव्स में शामिल हुए हैं तब से। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका रणनीति क्या होगी? पहले तो प्रीमियर एनर्जीज की जिस पे सवाल आया है, दूसरा वारे एनर्जीज। देखिए, चाहे प्रीमियम एनर्जी हो चाहे वारी एनर्जी हो, एनर्जी नाम पे कुछ अब बचा नहीं है और इनमें अभी करेक्शन के संकेत बड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 10% का करेक्शन करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। इसकी जगह पे अगर एनर्जी की तरफ ही फोकस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको पावर सेगमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि रीसेंट डेज में आपने टाटा पावर है, कोल इंडिया है, इरडा है, एनएचपीसी भी चलना शुरू हो गया। लेकिन वारी एनर्जी और प्रीमियम एनर्जी दोनों स्टॉक को अगर देख रहे हैं तो सेल साइड से फर्स्ट यहाँ पर आपको देखना चाहिए, बाइंग साइड से थोड़ा अवॉइड रखना चाहिए। तो करंट लेवल पर जस्ट आपको सेल साइड अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। एवरेज करना या करंट फ्रेश बाय करना, ऐसी एनर्जी कुछ दिखाई नहीं दे रही। ओके, यमीन अहमद का सवाल है, वो नागपुर से हमें लिखते हैं। वो कहते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म की बाय टर्म में बाय करना चाहते हैं, आपसे एडवाइस मांग रहे हैं। देखिए, एक्शन कंस्ट्रक्शन को अगर मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देख रहे हैं तो मुझे एआई इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अभी फिलहाल करंट लेवल पर अट्रैक्टिव नहीं लगता। आई शुड वेट फॉर द 850 लेवल्स। 850 के आने की संभावना हो तो 940 पे लेना बनता नहीं है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, शायद 1-2 हफ्ते में वापस से पूछ लीजिएगा, अगर अपडेट होगा तो शायद एंट्री करें, लेकिन अभी फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। ओके, रोहित कुमार का सवाल है, वो पूछते हैं थंगामाइल ज्वेलरी के बारे में। थंगामाइल ज्वेलरी में बाय कर सकते हैं क्या? क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम हमने देखा। पीसी ज्वेलर्स तक का स्टॉक जो है वो अच्छे मोमेंटम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोने के दाम एक बार फिर रिकॉर्ड हाई के आसपास ही इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो थंगामाइल ज्वेलरी क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है काफ़ी ओवर प्राइस्ड है और जो आप चीज़ सोच के बाय कर रहे हैं उतने रिटर्न्स यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। तो फिलहाल इस सेगमेंट को, इस सेक्टर को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है ज्वेलरी काउंटर में अब काफ़ी हद तक एक डिप्रेशन आने के संकेत है। आने अगले 6 महीने में शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्वेलरी स्टॉक, चाहे कल्याण ज्वेलर हो, पीसी ज्वेलर हो, या फिर इनकी बात करें तो मुझे लगता है थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इज़ नॉट एडवाइजेबल कि करंट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आप बाय करें। मुझे लगता है अवॉइड रखें, ज़्यादा बेटर है। ओके, शैलेंद्र जी का सवाल है, वो पूछते हैं मैम टीडी पावर 740 की खरीद है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, टीडी पावर इस समय 690 के आसपास चल रहा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। 680 के आसपास आता है तो थोड़ा एवरेज बाय करने की एक्स्ट्रा कोशिश करें, जिससे कि आपको 750 का जब लेवल आए तो आप प्रॉफिट बुक कर पाएं। एवरेज को नीचे लाइए और करंट लेवल से अभी थोड़ा सा एक करेक्शन दिख सकता है, घबराइए नहीं, होल्ड रखिए अभी। फरहान का सवाल है, अदानी टोटल गैस 707 के भाव पे 2000 शेयर है, क्या करूं? देखिए, फिलहाल गैस में कोई खास दम नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको बाय ही करना है तो आप पेट्रोनेट एलएनजी बाय करिए, लेकिन अदानी गैस को बिल्कुल बाय मत करिए। दूसरा, अगर अदानी गैस, अदानी से ही सिर्फ प्यार है तो मेरे हिसाब से आप अदानी पावर से करिए। वो आपकी पावर बढ़ा सकता है, लेकिन गैस आपकी जो है वो हवा निकाल सकती है। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा भी करेक्शन के फेस दिखाई दे रहे हैं। चार्ट पर भी जो है वो वीकनेस दिखाई दे रही, थोड़ा पुल बैक जरूर दिखता है लेकिन वो भरोसेमंद नहीं होता। तो इस समय 520 तक के आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन वहीं कंपैरिजन करें तो अदानी पावर का चार्ट ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देता है, ज़्यादा ग्रोथफुल दिखाई देता है, ज़्यादा रिलायबल बाइंग दिखाई देती है। वहां पर फोकस करें। ओके, आरती जैन का सवाल है, वो पूछते हैं बीएचईएल के बारे में। उनके पास 793 शेयर्स है बीएचईएल के एट अ प्राइस ऑफ 300 ईच। व्हाट कैन बी द फ्यूचर टारगेट? बजट से पहले का टारगेट मांग रही हैं आपसे कि 1 महीने में टारगेट क्या हो सकता है?
देखिए अच्छा है मैम, अगर आप ऐसा मान के चल रही हैं 320 रुपए तक के तो अभी टारगेट इमीडिएट दिखाई देते हैं, और इनफैक्ट ये लॉन्ग टर्म पिक पे अगर जाते हैं तो 350 के टारगेट इस साल तक देखने को मिल सकते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए और स्टॉक पे एक्यूमुलेशन और बढ़ाइए। ओके, विनीता गुप्ता जी का सवाल है, गुड आफ्टरनून सर, वेयर शुड आई बुक प्रॉफिट इन भारत फोर्ज एंड जमुना ऑटो एंड रिको ऑटो? भारत फोर्ज, जमुना ऑटो, रिको ऑटो उनके पास है, प्रॉफिट कहाँ वसूलना है वो आपसे जानना चाहती हैं, प्लीज सजेस्ट। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी पूछ रही हैं। देखिए प्रॉफिट वसूलने के लिए तो आपकी चॉइस है, आप कहीं भी वसूल सकती हैं, लेकिन बट मैं इस समय रिको ऑटो और दोनों को अगर देखता हूं तो मैं बजट तक इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि आप बेटर है, आप इसको 1-2 हफ्ते और थोड़ा सा बढ़ने दीजिए। उन लेवल्स, इस लेवल के हिसाब से देखें तो 135 के आसपास के लेवल देख सकते हैं। स्टॉप लॉस देखें तो 124 के स्टॉप लॉस, 123 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रखिए। ओके, अगला सवाल जो है वो अमोल पारेख का है, रोलेक्स रिंग सेल और होल्ड, ये इनका सवाल है। मैं मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि कुछ दिन पहले रोलेक्स रिंग मैंने जब दिया था तो एक दिन में इसकी रैली जो है, 2 दिन के अंदर ही इसकी 14% से ऊपर की रैली दिखाई दी थी। इस समय हर समय स्टॉक अट्रैक्टिव नहीं रहता, तो करंट लेवल पर अभी होल्ड कर लीजिए, लेकिन अभी चलने की बारी तो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हाँ, 122 के आसपास आते ही शायद अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा और वापस 135 के लेवल दिख सकते हैं। होल्ड और वेट करने की जरूरत है, एड ऑन अभी मत करिएगा जब तक 122 का लेवल नहीं आता। ओके, अनंध्या का सवाल है, वो पूछती है टाटा स्टील एंड कैनरा बैंक फ्रेश बाइंग लेवल क्या हो सकते हैं 3 महीने के लिए, और तिलक नगर इंडस्ट्रीज बाइंग प्राइस है उनका 470, शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या हो सकता है? सो 2 सवाल है, एक तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज में शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या हो सकता है, बाइंग प्राइस 470 का है, और दूसरा टाटा स्टील और कैनरा बैंक में फ्रेश बाइंग बनती है या नहीं, और लेवल क्या होगा? देखिए दोनों की तरफ फोकस करें तो पहली बात है कि टाटा स्टील में यहां पर करंट लेवल पर बाय नहीं बनता, 185 से लेकर 180 के बीच में बाय बनता है, टारगेट 195 से 200 का बनता है, लेकिन बाइंग करना है तो सिर्फ 20-30% पोजीशन। कैनरा बैंक अभी फिलहाल काफी हद तक बढ़ चुका है, एक करेक्शन